नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेडी टू कम्पीट में। थोड़ा सा विलम्ब हुआ वीडियो को आने में, कुछ व्यस्तता थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और अब अपनी वैकेंसी भी अभी सब कुछ क्लियर हो गया है और टाइम से उम्मीद है कि एग्ज़ाम हो जाएगा मार्च लास्ट में या अप्रैल के वीक में हम करा लेंगे। और संभवतः हम लोग के जो डॉक्यूमेंटेशन अपलोड होने हैं, जो डॉक्यूमेंट हमारा जो अपलोड होना है उसमें CTI का सर्टिफिकेट रहेगा, वो संभवतः फरवरी के फर्स्ट वीक में या हो जाना चाहिए, फरवरी में हो जाना चाहिए। उम्मीद यही है। पोर्टल में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, पोर्टल सही होते ही ये जो डॉक्यूमेंट अपलोडेशन वाला अपडेट वाला काम है, अपलोड करने वाला काम है, वो चालू हो जाएगा। आज हम लोग, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल से जान ही लिया होगा, हम लोग आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें लगभग सारे एक्ट का समावेश है। और इस एक्ट को अगर हमने अच्छी तरीके से समझ लिया तो बाकी एक्ट में जो परिभाषाएं हैं और जो चीज़ें हैं वो हमको क्लियर हो जाएंगी। और बहुत हद तक ये नियम बहुत इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा बड़ा भी है, और इससे उम्मीद है कि क्वेश्चन भी इसी से ज़्यादा आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कारखाना अधिनियम 1948 को, इसको फैक्ट्री एक्ट 1948 भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और ये कब लागू हुआ और इसको कब बनाया गया, ये सब चीज़ें जानते हैं। इसके बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो पढ़ लेते हैं। कारखाना अधिनियम 1948। कारखाना अधिनियम 1948, जैसे कि इसके नाम से ही परिचित है हम लोग, ये 1948 में आया था और ये श्रमिकों के हित एवं संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा 28 अगस्त 1948 को संसद में पारित कराया। डेट बहुत ध्यान रखेंगे, 28 अगस्त 1948 यानी कि 28 अगस्त 1948 को संसद में पारित कराया गया था, यानी कि ये एक्ट बन गया था लेकिन लागू नहीं हुआ था। डेट ध्यान रखिएगा, पारित कराने की, यानी कि एक्ट कब बना, एक्ट बना 28 अगस्त 1948 को, और इसको पारित कराया और इसके बाद 23 सितंबर 1948 को इसको स्वीकृति प्रदान हो गई, यानी कि ये एक्ट पूरी तरीके से बन गया। और 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल 1949 को ये पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया। और ये उस टाइम केवल कश्मीर को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में लागू था, लेकिन वर्तमान में यह पूरे भारतवर्ष में लागू है। तो ये चीज़ें समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद इसमें आगे इसकी उपबंध पढ़ेंगे कि आखिर ये क्यों जरूरी है और आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और आखिर ये हमारे जो श्रमिक हैं उनको के हितों का किस किस तरीके से संरक्षण करता है और किस तरीके से ये वर्क करता है। सबसे पहले इसके हम कुछ अधिनियम के उपबंध हैं वो हम पढ़ लेंगे। जैसे कि सबसे पहले है स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण को लेकर, यानी कि श्रमिकों के स्वास्थ्य से और सुरक्षा से और उनके कल्याण से वो जो उसके लिए नियम बनाता है कि श्रमिक जो हैं स्वस्थ रहें और उनको सेफ्टी भी मिले और उनका कल्याण के बारे में भी बताता है। दूसरा उपबंध है कार्य के घंटों का निर्धारण, कि कितने घंटे श्रमिक को काम करना है। ऐसा नहीं है कि 14 घंटे 12 घंटे करना है या पूरे 24 घंटे काम करना है। तो ये कार्य के घंटों का निर्धारण भी कारखाना अधिनियम में किया गया। इसके बाद मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश, कि भाई काम करता है तो 30 दिन, तो 30 दिन में उसको कितनी छुट्टी मिलनी चाहिए जिसमें उसको मजदूरी भी मिले उस दिन की, ठीक है ना, तो ये भी इसमें बताया गया। इसके बाद युवा पुरुष और महिलाओं का समायोजन, यानी कि पहले जो महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता था वो अब बराबरी तौर से महिलाओं को भी शामिल किया जाता है। इसके बाद छटनी के लिए कामगारों का हर्जाना, मतलब कि अगर कोई कंपनी किसी कर्मचारी को निकाल देती है या कुछ कर्मचारियों को निकाल देती है तो उनके लिए हर्जाने का भी प्रावधान है, तो ये भी कारखाना अधिनियम में शामिल किया गया। इसके बाद छठा है व्यावसायिक बीमारियां। कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती है, केमिकल फैक्ट्रीज, जहां पर काम करते करते वर्करों के अंदर कुछ बीमारियां पनप जाती हैं, कुछ बीमारियां हो जाती हैं, कुछ बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, तो उनके लिए भी, जैसे कोल माइंस वगैरह है,
उनके लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं कि व्यावसायिक बीमारियां हैं तो उनका हर्जाना कौन देगा या उनका कैसे उपचार किया जाएगा या उसके एवज में उनको क्या मिलेगा, ये सब कुछ भी कारखाना अधिनियम में बताया गया है। तो कारखाना अधिनियम के ये 6 प्रमुख उपबंध हैं, में स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण, कार्य घंटों का निर्धारण, मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश, युवा पुरुष और महिलाओं का समायोजन, छटनी किए गए कामगारों का हर्जाना और व्यावसायिक बीमारियां। ठीक है, आप लोगों को इतना चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद तो कुछ वर्ड हैं उनको हम समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहला वर्ड है विनिर्माण प्रक्रिया। तो ये विनिर्माण प्रक्रिया क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। किसी वस्तु को बनाने, परिवर्तन करने और मरम्मत करने तथा उसको अलंकृत करने, जैसे कि पैकिंग करना किसी चीज की, या उसका तोड़ के दोबारा उसको बनाना, या उसको तोड़ के दोबारा से उसमें कुछ अमेंडमेंट करना, ये सब विनिर्माण प्रक्रिया में शामिल होता है। ठीक है, इसके अलावा पेयजल, तेल, गंदे पानी को पंप द्वारा उठाना, यानी कि पंपिंग करना। ठीक है, जैसे किसी नाला सफाई वाला कार्य है कोई, या सीवर सफाई वाला कार्य है कोई। ठीक है, या किसी कंपनी में कोई एकत्र जल, गंदा जल एकत्र हो गया तो उसको पानी द्वारा वहां निकाला जाता है। या सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो बनते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। ट्रीटमेंट प्लांट बनते हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। वहाँ भी ये कारखाना अधिनियम लागू होता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी का हो चाहे वो सरकारी का हो। के बाद विद्युत शक्ति का उत्पादन, रूपांतरण तथा अथवा वितरण करना, यानी कि जैसे कि जो ग्रिड है अपने, या फिर पावर हाउस है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बन रही है और उसको वहां से भेजा जा रहा है, तो ग्रिड वितरण करना, ये भी कारखाना अधिनियम के अंतर्गत आता है। ये भी एक कारखाना ही माना जाता है। छपाई करना, लिथोग्राफी करना, या बाइंडिंग करना, या फोटोग्राफी करना, ये सब भी अगर बड़े स्तर पर हो रहा है तो ये भी कारखाना अधिनियम के अंतर्गत आता है। अब पानी के जहाज अथवा पात्रों को बनाना, फेरबदल करना या उनमें मरम्मत करना, जोड़ना उनको, या उनमें उनको जैसे डिस्ट्रॉय करना, ये जब वो खराब हो जाते हैं, कवा जब उनकी लिमिट पूरी हो जाती है, टाइम उनका पूरा हो जाता है कि इतने साल के बाद ये खराब हो जाते हैं, तो उनको तोड़ना और उनको डिस्ट्रॉय कर देना, उनको कबाड़ के लिए बिल्कुल कबाड़ में बेच देना, ये सब भी इस टाइप के भी अगर कोई कारखाने लगे हैं तो वो विनिर्माण प्रक्रिया के तहत आते हैं और ये भी कारखाना अधिनियम के तहत ही गिनती किए जाते हैं। इसके बाद कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में किसी वस्तु का रखना, जैसे बड़े बड़े कोल्ड स्टोर होते हैं, जैसे आलू रखा जाता है अपना, आलू कोल्ड स्टोर में रहता है। ठीक है, टमाटर अपने कोल्ड स्टोर में रहता है, केला कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। तो इस तरीके के जितने भी बड़े बड़े कोल्ड स्टोर होते हैं ये भी सब कारखाना अधिनियम के अंतर्गत ही रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, इनको यहाँ भी कारखाना अधिनियम लागू होता है। तो ये विनिर्माण प्रक्रिया में कुछ ये वर्ड चीज़ें आती हैं, इनको समझ लीजिए कि विनिर्माण प्रक्रिया जहाँ लागू होगा वहाँ कारखाना अधिनियम भी लागू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और स्टार्ट करते हैं धारा 1। धारा 1 को समझेंगे, धारा 1 में क्या क्या है। तो इसमें धारा 1 में इसका नाम है कारखाना अधिनियम 1948। विस्तार है, विस्तार पूरे भारतवर्ष में है। लागू कब से हुआ, तो लागू 1 अप्रैल 1949 से लागू हुआ है। ठीक है, ये चीजें बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा तो डेट से जरूर आएगा कि कब पारित हुआ और कब लागू हुआ, दोनों चीजें अलग अलग ध्यान रखिएगा। कारखाना अधिनियम धारा 1 में बताया गया है कि इसका नाम कारखाना अधिनियम 1948 है और विस्तार इसका पूरे भारतवर्ष में है अब, और लागू ये 1 अप्रैल 1949 से हुआ था। इसके बाद धारा 2 में कुछ परिभाषाएं हैं और ये परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको बहुत अच्छे तरीके से समझना भी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन अक्सर आता है। तो इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कारखाना क्या होता है। ऐसे प्रतिष्ठान जहां विद्युत द्वारा उत्पादन का कार्य होता है तथा कम से कम 10 व्यक्ति काम करते हों, या विद्युत का प्रयोग किए बिना उत्पादन होता हो तथा 20 से अधिक व्यक्ति पिछले 12 माह से किसी भी दिन काम किया हो। वे समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि पिछले महीने मेरे यहाँ 21 आदमी थे लेकिन अब मेरे यहाँ 18 आदमी है तो हम कारखाना अधिनियम के तहत नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है। पूरे साल भर में किसी भी एक माह में किसी भी दिन 20 व्यक्ति या 20 से अधिक व्यक्ति
अगर काम करते हैं तो वो कारखाना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड हो जाएगा वो कारखाना, और उसको सारे एक्ट मानने पड़ेंगे, चाहे भले ही फिर बाद में 5 आदमी आपके यहाँ रह जाए, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये आप समझ लीजिए बिल्कुल। कारखाना की यही परिभाषा है, डेफिनेशन एज इट इज। के बाद इसमें कुछ परिभाषाएं हैं जो डिफाइन किया गया है कि कौन कौन व्यक्ति हमारे यहाँ काम कर सकता है और उसकी एज क्या होनी चाहिए, उसको क्या क्या बोला जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें डिफाइन की गई। धारा 2 में वयस्क यानी कि एडल्ट, ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी उम्र का 18 वर्ष पूरा कर लिया हो, यानी कि जो 18 वर्ष का हो गया हो वो एडल्ट माना जाए, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो यह सबको याद भी रहेगा आसानी से। इसके बाद इसमें एक वर्ड है कुमार, एडोलोसेंट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी उम्र का 15 वर्ष पूर्ण कर लिया हो लेकिन 18 वर्ष पूर्ण ना किया हो, यानी कि वो 15 वर्ष का तो पूरा हो गया लेकिन 18 वर्ष का पूरा नहीं हुआ, यानी कि 16, 17, 17.5 या 15.5, ये जितना भी 15 से 18 के बीच का जो है वो सारा क्या होगा, कुमार होगा, यानी एडोलोसेंट होगा। ठीक, के बाद बालक, चाइल्ड, ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी उम्र का 15 वर्ष पूर्ण ना किया हो, 14 वर्ष का हो गया हो लेकिन 15 वर्ष पूर्ण ना किया हो, यानी कि वो भी 15 वर्ष का पूरा नहीं हुआ है, तो काहे में आएगा, वो बालक में आएगा। इसके बाद चौथा है और लास्ट है यंग पर्सन, यानी कि अल्पवय व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति या तो बालक है या तो कुमार, या तो वो कुमार होगा या वो बालक होगा। कुमार यानी कि एडोलेसेंट, यानी कि वो 15 वर्ष तो पूर्ण कर लिया होगा लेकिन 18 वर्ष का नहीं होगा, या फिर वो 15 वर्ष ही पूर्ण नहीं किया होगा, तो इस टाइप के कैटेगरी के लोग यंग पर्सन में। ये डेफिनेशन एज इट इज आपको याद करनी पड़ेगी, और ये डेफिनेशन से, इस डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद धारा 3 में, धारा 3 को देखेंगे तो धारा 3 में दिन के समय के निर्देश हैं। धारा 4 में पृथक पृथक कारखाना या 2 से अधिक कारखानों को एक घोषित करना, जैसे कि कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे 5 व्यक्ति यहाँ काम करते हैं, 10 व्यक्ति वहाँ काम करते हैं, ये दोनों कारखाने अलग अलग हैं, तो राज्य सरकार को ये अधिकार क्षेत्र है कि वो इस फैक्ट्रीज एक्ट के तहत इन दोनों कारखानों को एक घोषित कर सकती है, या फिर मालिक चाहे तो वो भी इन दोनों कारखानों को एक कारखाना घोषित कर सकता है, वो कुछ दूरी पर अगर एस्टेब्लिश हैं तो। ठीक है, पृथक पृथक कारखाने जो है, 2 से अधिक कारखाने जो होते हैं उनको एक घोषित करना। इसके बाद धारा 5 में लोक आपातकाल के दौरान छूट प्रदान करना, जैसे कि अभी कोरोना काल में हुआ था, तो ये फैक्ट्रीज एक्ट जो है ये छूट मिल जाती है लोक आपातकाल में, से उसमें कार्य करने का घंटे बढ़ जाते हैं, इमरजेंसी में काम होता है तो वो चीज़ें कुछ ज़्यादा टाइम तक काम कराया जा सकता है, तो उसमें फिर वो कारखाना अधिनियम की चीज़ों से, एक्ट से उनको छूट प्रदान की जाती है, लेकिन ये केवल लोक आपातकाल के लिए है, इमरजेंसी के लिए है। तो कोई अगर ऐसी चीज़ पड़ी जैसे कोरोना काल आया था तो उसमें कुछ छूट दे दी गई थी, ये सारी चीज़ें लोक आपातकाल के, धारा 5 में इसको बताया गया है। धारा 6 में कारखानों का अनुमोदन, अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण, मतलब कारखाने कब लगेगा, कैसे लगेगा, क्या क्या होना चाहिए और उनका रजिस्ट्रीकरण, ये धारा 6 के अंतर्गत होता है। और निरीक्षक द्वारा किसी भी कारखाने का अनुमोदन या रजिस्ट्रीकरण राज्य सरकार के द्वारा बनाए हुए नियम के अनुसार किया जाए। ठीक है ना, ये भी आप लिख लीजिए, निरीक्षक द्वारा किसी भी कारखाने का अनुमोदन या रजिस्ट्रीकरण जो राज्य सरकार ने नियम बना रखे हैं उसी के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, धारा 8 समझते हैं कि निरीक्षक आखिर क्या होता है, निरीक्षक को समझ लेते हैं। धारा 8 में निरीक्षक को बताया गया है, राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित एक निरीक्षक की नियुक्ति की जाएगी जो कि राज्य सरकार द्वारा की जाती है, और इसके जितने जो इनके अधिकार क्षेत्र हैं वो राज्य सरकार ही तय करती है। धारा 9 में निरीक्षक की शक्तियां बताई गई हैं कि उसको क्या क्या शक्ति प्राप्त है, जैसे किसी भी कारखाना परिसर में प्रवेश करना उसके लिए अधिकार क्षेत्र में है, किसी भी रजिस्टर का निरीक्षण करना उसके अधिकार क्षेत्र में है, किसी मशीनरी की जांच करना ये भी उसके अधिकार क्षेत्र में है। अगर वो चाहे तो किसी मशीन को सही तरीके से सही रूप में नहीं पाता है तो वो उस मशीन को बदलने के लिए कारखाना मालिक को आदेश कर सकता है कि इस मशीन को यहाँ से हटा दिया जाए और ये नुकसानदेह हो सकती है फैक्ट्री में काम करने वाले वर्करों के लिए, तो वो उसको हटवा सकता है। कामगार का अभिकथन आदि, यानी कि जो भी अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो कामगारों के जो
अभिकथन नोट करना यानी कि उनकी गवाही लेना, ये सब निरीक्षक की शक्तियां हैं। ये सारी इनकी शक्तियां हैं निरीक्षक की। इसके बाद धारा 10 में अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक सर्जन की नियुक्ति की जाएगी। धारा 10 में जो भी कामगार हैं उनके दैनिक स्वास्थ्य के जांच के लिए जो रूटीन है उसके लिए एक सर्जन रखा जाएगा। ये धारा 10 में बताया गया है, एक सर्जन की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धारा 11 से धारा 20 तक, जो कि स्वास्थ्य संबंधित प्रावधान है, जिसमें धारा 11 से लेके धारा 20 तक स्वास्थ्य से संबंधित प्रावधान है। तो धारा 11 में सफाई के बारे में बताया गया है, जैसे कूड़े को प्रतिदिन साफ करना है आपको, कारखाने में कोई भी कूड़ा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, कहीं रोज डेली सफाई होनी चाहिए, जल निकासी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, 5 वर्ष में कम से कम एक बार कमरे दरवाजे आदि का रंग रोगन आवश्यक रूप से आपको कराना है। अगर कोई ऐसा रंग आप कराते हैं जो जल में घुल जाता है तो वर्ष में आपको एक बार कराना पड़ेगा, जैसे चूना है, ठीक है, जैसे चूना आप कराते हैं, वाइट सफ़ेदी चूना करा दिया तो आपको कम से कम वर्ष में एक बार कराना पड़ेगा, ये भी है, ठीक है। और अगर सफ़ेदी खाली कराते हैं तो वो 14 माह में एक बार आपको अवश्य करानी होगी। ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। सफाई में धारा 11 में इतनी चीज़ें मेंशन है। धारा 11 सफाई से रिलेटेड है। सफाई से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो धारा 11 में ही आप याद रखेंगे कि धारा 11 से रिलेट करता है। इसके बाद धारा 12 में कचरे एवं वही श्राप का वयन, यानी कि जो भी हानिकारक कचरे हैं उनका डिस्पोज करना उनको, जैसे कि कोई केमिकल बनता है और वहाँ से कोई ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो कि बाहर नुकसानदेह है तो उसका डिस्पोज करना भी कारखाने का ही कार्य क्षेत्र है और उसको करना पड़ेगा, कारखाने के द्वारा ही किया जाएगा वो, ठीक है, कारखाना ही करेगा उसको भी। तो ये धारा 12 में बताया गया है। और धारा 13 में समातन और तापमान के बारे में बताया गया है, यानी कि जो भी व्यक्ति वहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए वहाँ तापमान बहुत नेचुरल होना चाहिए, स्वच्छ वायु का संचारण होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत बंद कमरे में उनसे आप काम करा रहे हैं, वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर कहीं भट्टी वट्टी का काम होता है तो वहाँ गर्म भागों का रोधन भी होना चाहिए, मतलब कि उनके लिए भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए, तो उनको ऐसे चीज़ें मुहैया कराई जाए, या तो उनके लिए कुछ कूलिंग पैड उनको दिए जाएँ ताकि उनके शरीर का तापमान नियत रहे। और बाकी की राज्य सरकार ने समय समय पर इसके लिए नियम बनाती है, तो उसके मानक के अनुसार धारा 13 में तापमान से रिलेटेड चीज़ें मेंशन की गई हैं। इसके बाद धारा 14 में धूल और धूम के बारे में बताया गया है। अगर कोई ऐसा काम होता है जैसे कोल माइंस है, जैसे कि आयरन की जो फैक्ट्रीज होती है जहाँ पे आयरन निकलता है मट्टी से, तो वहाँ भी बहुत धूल उड़ती है। जैसे पावर हाउस है उसमें बहुत धूल उड़ती है, कोयला पिसता है, इस टाइप के जितने भी कारखाने हैं वहाँ पर उस धूल को रोकने के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, बड़े बड़े फव्वारे लगाने चाहिए, ठीक है, स्प्रिंकलर सेट लगाने चाहिए जिससे कि समय समय पर वो अपने आप चलते रहें, और पानी छिड़काव होना चाहिए जिससे कि वहाँ की जो वायु है उसमें धूल ना उड़े और वो नीचे बैठी रहे और कर्मकारों को सांस लेने में कोई समस्या ना हो। सारी चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए और एग्जॉस्ट लगे होने चाहिए जिससे कि जो भी गर्मी है या जो भी धूल है वो बाहर जाती रहे। अगर कोई ऐसा मशीनरी चल रही है जो बहुत ज़्यादा इंजन ऐसा कुछ चल रहा है जो बहुत ज़्यादा गर्मी फेंक रहा है, तो उसकी गर्मी निकालने के लिए भी खुली हवा में व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें एग्जॉस्ट लगा के उसकी गर्मी को बाहर किया जा सके, जिससे कि अंदर काम करने वाले व्यक्ति को उलझन ना हो या उसका तापमान में वृद्धि ना हो। धारा 15 में इसीलिए कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल नमीकरण शरीर की शुष्कता से बचाने हेतु का प्रावधान किया गया है। उनको कूलिंग पैड पहनाइए या उनको कुछ ऐसे कपड़े पहनाइए जिससे कि उनके शरीर का तापमान नियत रहे, उनको ज़्यादा गर्मी ना लगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, जैसे कि उनको कुछ पानी से या हौज टाइप की हौज वौज बनाई जाती है कि वो कुछ समय बाद उस हौज में जाके अपने शरीर को ठंडा करके फिर दोबारा से काम, क्योंकि सरिया अरिया की फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो
गीले ही काम करते हैं, भले ही का बदन गीला ही रहता है जितनी देर वो काम करते हैं। इसके बाद धारा 16 में भीड़ के बारे में बताया गया। अति भीड़, अति भीड़ के नाम से है ये। अति भीड़ से मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति कारखाने में काम कर रहे हैं उनके लिए प्रति व्यक्ति इतनी जगह होनी चाहिए, उस हिसाब से कारखाने का निर्माण होगा, ये भी नियत है। जैसे कि जब अधिनियम प्रारंभ हुआ था तो उससे पहले जो कारखाने बने हैं उनके लिए 9.9 घन मीटर प्रति कर्मकार की जगह चाहिए। लेकिन जब कारखाना अधिनियम बन गया उसके बाद जो जगह का प्रावधान किया गया वो 14.2 घन मीटर प्रति कर्मकार के हिसाब से निर्धारित किया गया। यानी कि अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व कारखाने के लिए 9.9 घन मीटर प्रति कर्मकार, यानी कि प्रति व्यक्ति जो भी काम कर रहा है कर्मचारी लिए 9.9 घन मीटर की जगह होनी चाहिए। और अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद जो भी कारखाने लगे हैं उनके लिए 14.2 घन मीटर प्रति कर्मकार की आवश्यकता होती है। अच्छा, ये जो आयतन है, ये आयतन की जो गिनती करेंगे वो उसमें हाइट केवल 4.2 मीटर तक ही मेंशन होगी। ऐसा नहीं है कि हाइट किसी की बहुत ज़्यादा मेंशन करा दी और नीचे का घटा दिया, ऐसा नहीं है। हाइट की लिमिट है कि हाइट केवल 4.2 मीटर तक ही गणना होगी उसकी, इससे ज़्यादा की गणना नहीं होगी। समझ रहे हैं ना आप? एक व्यक्ति को खड़े होने का स्थान जो है इतना मिलना चाहिए काम करने के लिए, ये प्रावधान है धारा 16 में। इसी को अति भीड़ का नाम दिया गया है। धारा 17 में प्रकाश की उचित व्यवस्था के लिए बताया गया है। जहाँ कार्यस्थल है, जहाँ काम होना है, वहाँ प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। या तो सूर्य के प्रकाश की होनी चाहिए, अगर सूर्य के प्रकाश की नहीं है तो लाइट इतनी होनी चाहिए कि आप इतनी व्यवस्था करें वहाँ उजाले का, जिससे कि कर्मकार को काम करने में कोई परेशानी ना हो। धारा 18 में पीने के जल की समुचित व्यवस्था के बारे में बताया गया है। पीने के जल की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। नियोजक को कामगारों के लिए पीने योग्य जल की व्यवस्था करनी चाहिए। और बताया तो गया है कि कम से कम एक वाटर कूलर लगा होना चाहिए जो गर्मियों में ठंडा पानी दे सके कामगारों के लिए। नियोजक का ये कर्तव्य बनता है। कारखाना अधिनियम धारा 18 में बताया गया है। धारा 19 में शौचालय और टॉयलेट की अलग अलग व्यवस्था और पर्याप्त रूप से व्यवस्था के लिए बताया गया है धारा 19 में। महिला पुरुष के लिए अलग होना चाहिए और महिला और पुरुष के लिए दोनों के लिए अलग अलग होना चाहिए। जो टॉयलेट है वो महिला और पुरुष के लिए अलग अलग होना चाहिए। इसके बाद अगर 250 से ज़्यादा कामगार हैं, अगर 250 से ज़्यादा कामगार किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो उनके शौचालय जो होते हैं उनके दीवारों पर 3-3 फीट तक टाइल्स लगा होना चाहिए। ये प्रावधान है कि 3-3 फीट तक टाइल्स लगा होना चाहिए। और उसके बाद सप्ताह में एक बार अपमार्जक, यानी कि उनकी अच्छी से सफाई होनी चाहिए। उनमें ब्लीचिंग पाउडर वगैरह या कुछ भी जो टॉयलेट क्लीनर होते हैं उस तरीके से सफाई का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्हीं सप्ताह में कम से कम एक बार जो रोगाणु जिससे मर सके इस टाइप का वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। धारा 20 में थूकदान के बारे में बताया गया है कि पर्याप्त संख्या में थूकदान होने चाहिए, क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट में ही कर्मकारों के प्रति भी कुछ नियम बनाए गए हैं कि अगर वो कहीं भी थूकते हैं तो उन पर 5 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इसलिए कहीं भी ना थूकें, इसलिए पर्याप्त रूप से थूकदान भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ठीक है, जिससे कि अगर वो अन्य जगह थूकते हैं कर्मकार तो उन पर 5 रुपये का जुर्माना लगाया जा सके, क्योंकि ये प्रावधान है कारखाना अधिनियम में। तो गाइस ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं सब कुछ एक ही दिन इसमें एक ही वीडियो में समेट दूंगा, क्योंकि काफ़ी लंबा एक्ट है ये और इसमें कई धाराएं भी हैं और सारी इम्पोर्टेंट हैं और उनको डीपली पढ़ना भी है हमको। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त है। बाकी का मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपके पास आएगा और इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर से। नमस्कार, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।